Hello everyone. So today we are going to start a new lecture. आज का लेक्चर जो है उसका टॉपिक है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन ऑफ पावर इन इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन का देखा जाए तो कई बार क्वेश्चन आता है, क्या इंडिया ही वो पहला कंट्री था जिस पर ब्रिटेन ने राज किया था या सबसे पहले राज किया था? तो आंसर इज नो। ब्रिटेन का जो कॉन्क्वेस्ट है वो स्टार्ट हुआ था आयरलैंड नामक कंट्री से 16th सेंचुरी में, जो कि इसका सबसे पहला कॉलोनी बना था। तो इंडिया वाज नॉट द फर्स्ट कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। पोस्ट एनलाइटमेंट पीरियड में, ये मैंने बताया ऑलरेडी जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मैंने एक्सप्लेन किया था, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, एनलाइटनमेंट पीरियड और रिनाइसा जब एक्सप्लेन कर रहा था। सो पिछले लेक्चर्स देख लेना अगर नहीं पता है तो। एनलाइटनमेंट पीरियड, so English in post-enlightenment period stated that they are charged with civilizing the so-called backward races. जब रिनाइसा हो गया था यूरोप में, तो उसके बाद इंग्लिश ने कहा कि गॉड ने उन्हें पावर दिया है कि बाकी सब कंट्री जो वर्ल्ड में है वो सब अनसिविलाइज्ड है और बहुत पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड है। तो उन सब को सिविलाइज करना और आगे लाने का काम भगवान ने इंग्लिश को दिया है पूरे वर्ल्ड में। द इंपीरियल आइडियोलॉजी ऑफ ब्रिटेन चेंज्ड ओवर टाइम बट इट्स फंडामेंटल्स रिमेन द सेम। भले ही ये आइडियोलॉजी चेंज हो गया हो बाद में, लेकिन इसका फंडामेंटल वही था जब वो कॉलोनी बना रही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि जो ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट किया इंडिया का, ब्रिटिश ने जो कॉन्क्वेस्ट किया इंडिया का, क्या ये एक्सीडेंटल था, अपने आप हो गया, या फिर वो इंटेंशन लेके ही आए थे कि हमें भारत पे राज करना है? तो जॉन सिले नामक एक व्यक्ति हैं, उनका मानना है कि जो ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट हुआ इंडिया में, इट वाज एक्सीडेंटल। सो वो आर्ग्यू करते हैं कि ब्रिटिश जो आई इंडिया, दे केम टू ट्रेड, और उनका कोई इंटेंशन या डिजायर नहीं था कि उनको टेरिटरीज इंडिया में एक्वायर करना है। उनका ये भी मानना है कि इंग्लिश को ना चाहते हुए भी भारत में जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था रूलर्स के बीच में, जो कि क्रिएट किया गया था खुद इंडियंस के द्वारा, उसमें उनको फोर्स कर दिया गया था कि वो आए और टेरिटरीज को एक्वायर करें। वहीं दूसरा ग्रुप है जो कि बोलते हैं नहीं, ब्रिटिश इंटेंशनली आई थी इंडिया में रूल करने। तो वो लोग बोलते हैं कि ब्रिटिश के पास एक क्लियर प्लान ऑफ एक्सपेंशन था, कैसे कैसे एक्सपेंड करना है, और वो कंप्लीट किए धीरे धीरे, एक साथ पूरा नहीं, बिट बाय बिट करके वो कंप्लीट किए अपना ड्रीम को। वो बोलते हैं कि वो जो क्लेम है कि नहीं, उनका इंटेंट इंडिया में आना पीसफुल था, ट्रेड था, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बनाना था ईस्ट इंडिया कंपनी को, अर्ली डेज में इसको रिजेक्ट कर देते हैं ये ग्रुप वाले। ये बोलते हैं नहीं, ब्रिटिश जो आई थी वो इंपीरियल माइंडसेट के साथ ही भारत आई थी। बट द दोनों में से कोई आंसर पूरी तरह से सही नहीं है। देखते हैं सही आंसर क्या होगा इस चीज का। तो दोनों जो स्कूल है, एक एक्सीडेंटल वाला, एक इंटेंशनल वाला, दोनों का जो ओपिनियन है वो ओवर स्टेटिंग है, कुछ ज्यादा ही बोल गए दोनों। एक्चुअली में क्या हुआ था, इन द इनिशियल पीरियड जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो लोग टेरिटरी एक्वायर कर रहे थे ताकि अपना ट्रेड को प्रमोट किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन उन्होंने इसी वक्त नोटिस किया कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है लोकल लीडर्स के बीच में, वो टर्मोइल है, वो डगमगाया हुआ है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की, इंटरफेयर करना शुरू कर दी लोकल पॉलिटिक्स में और उनकी टेरिटरीज को भी एक्वायर करना शुरू कर दी। वहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है, जो कि ब्रिटेन के द्वारा भेजे गए थे तुम्हारा भारत में, उनके पास भी कोई क्लियर डिजायर या प्लान नहीं था कि वो आ ही रहे हैं भारत
टेरिटरी एक्वायर करने के लिए और एम्पायर स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन भारत में जब ट्रेड चालू हो गया और काफी ज्यादा प्रॉफिट होने लगा, इससे इंग्लिश ट्रेडर्स जो है काफी आकर्षित होने लगे और अपना ट्रेड इंटरेस्ट को बचाने के लिए कभी वॉर करते थे, अपना कमर्शियल इंटरेस्ट सबको लेने के लिए, और कभी जो उनके भारत में दोस्त थे, जो ट्रेडर्स दोस्त थे, उन ट्रेडर्स और उन एलाइज को भी बचाने के लिए कभी कभी वॉर करते थे ये ब्रिटिशर्स। इसी बीच क्या हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स नामक गवर्नर जनरल आए भारत में, जो कि एक एग्रेसिव पॉलिसी लाए, फॉलो करने लगे सब्सिडियरी अलायंस का, जो कि बनाया गया था लॉर्ड वेल्सली के द्वारा, और ऐसे ट्रीट करने लगे भारत को कि जैसे इन्होंने भारत को जीत लिया हो, ना कि एक्वायर किया हो। हमने देखा कि इन्होंने टेरिटरी को एक्वायर किया है, जीता नहीं है। धीरे धीरे करके इन्होंने एक्वायर किया है, टेरिटरी कब्जा किया है, जीता नहीं, कॉन्कर नहीं किया है। तो अगर बात किया जाए व्हाट वेयर द कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया, तो हमने कुछ पहले भी देख चुके हैं जब हम लोग एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस पढ़ रहे थे, तब भी आज भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सुप्रीम आर्म्स मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजी ब्रिटिशर्स का, मिलिट्री में उनका डिसिप्लिन और रेगुलर सैलरी उन्हें मिलता था, सिविल डिसिप्लिन और फेयर सिलेक्शन सिस्टम, ऐसा नहीं था कि उसका फादर मेरा दोस्त है तो उसके बेटा को नौकरी दे देना, वैसा सिस्टम नहीं था। ब्रिलियंट लीडरशिप एंड सपोर्ट ऑफ सेकंड लाइन लीडर्स, अब ऐसा नहीं था कि एक ऊपर वाला हायर लीडर्स मर गए तो पीछे वाले नालायक हो गए, ऐसा नहीं था। सेकंड लाइन लीडर्स भी काफी पोटेंशियल रखते थे अपने साथ। फाइनेंशियल बैकअप, हमने देखा कि इससे डेब्ट मार्केट का ब्रिटिशर्स ने फायदा उठाया, और नेशनलिस्ट प्राइड, उन्हें नेशनलिज्म पता था और उसका प्राइड भी था, जो कि भारत में लैक कर रहा था उस समय कि हम सब भारतीय हैं या फिर इंडियन, वैसा नेशनलिज्म नहीं था भारत में। अब देखते हैं कौन कौन सा पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने अपनाया अपने पावर को कंसोलिडेट करने के लिए इंडिया में। तो एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, ब्रिटिश ने अपना वर्चस्व जो है अपना लहराया भारत में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के कारण। तो पहला पॉलिसी जो है वो है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। एक गवर्नर जनरल थे वैरेन हेस्टिंग्स, उन्हीं का ये पॉलिसी था, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। इसका एम ये था कि ये एक बफर जोन बना देगा बिटवीन द कंपनी फ्रंटियर्स। अब क्या है, मान लो यहाँ पे बंगाल है और यहाँ पे यूपी है, और फिर यहाँ से कोई अटैक होने वाला है, तो बंगाल जो है वो क्या है, ब्रिटिश टेरिटरी है। तो क्या करेगा, ये जो अवध या यूपी वाला रीजन है, इसके रूलर को साथ ट्रीटी कर लेगा, एनेक्स नहीं करेगा, ट्रीटी कर लेगा कि कोई अटैक करेगा तो मेरा फोर्स आके आपको हेल्प करेगा और इस फोर्स का सारा खर्चा आप देना। तो इससे क्या हो गया, ब्रिटिश को यहाँ पे टाइम मिल जाएगा प्रिपेयर करने का, तब तक कि हम वहां से यहाँ लड़ते रहेंगे, हारते रहेंगे और वीक करते रहेंगे। ब्रिटिश तक आते आते ब्रिटिशर्स तैयार हो जाएंगे वॉर के लिए और फिर लड़ेंगे इस एक्सटर्नल व्यक्ति से। तो ऐसा बफर जोन क्रिएट होता है रिंग फेंस में, जैसे कि मैंने बताया अवध वाज मेड ए बफर स्टेट टू डिफेंड बंगाल। अब जो भी स्टेट इस रिंग फेंस के अंदर आती थी, उनको प्रॉमिस किया जाता था वही कि हम आपको मिलिट्री असिस्टेंस देंगे, लेकिन उसका कॉस्ट जो है आपको ही बियर करना पड़ेगा। So Wellesley policy of subsidiary alliance was an extension of ring of fence। अब क्या हुआ, अनदर पॉलिसी आता है सब्सिडियरी अलायंस, जो कि लॉर्ड वेल्सली रहते हैं। तो ये जो पॉलिसी है सब्सिडियरी अलायंस का, पॉलिसी ऑफ रिंग ऑफ फेंस का ही एक्सटेंशन माना जाता है। देखते हैं सब्सिडियरी अलायंस में क्या होता है। तो लेट्स रीड अबाउट सब्सिडियरी अलायंस। तो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम जो पॉलिसी था, ये सबसे पहले यूज हुआ था लॉर्ड वेल्सली के द्वारा 1798 से 1805 में। ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और अपना टेरिटरी भारत में सिक्योर करने के लिए फ्रॉम नेपोलियन इन्वेजन, नेपोलियन उस समय वर्ल्ड जीतने निकला था और ब्रिटिशर्स को बचाना था अपना टेरिटरी, तो उससे बचने के लिए सब्सिडियरी अलायंस का सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। बट the whole idea of subsidiary alliance was started by French governor Dupleix। Dupleix के द्वारा आइडिया ऐसा लाया गया था, ऐसा टर्म कॉइन नहीं किया गया था, लेकिन जो इसके अंदर का एस्पेक्ट्स है वो ड्यूप्लेक्स पहले भी यूज कर चुके थे। फॉर एग्जांपल
जब 1750 में निजाम ऑफ हैदराबाद और ये लोग मुजफ्फर जंग जो था वो एक्सेप्ट कर लिया था जीतने के बाद एक वॉर, जो कि मैंने कार्नेटिक वॉर्स बताया था, कि फ्रेंच फोर्स का कमांड जनरल बस्सी के अंदर रहेगा उनके कोर्ट में, और उस फोर्स का पूरा खर्चा जो है वो खुद निजाम उठाएंगे। वही सेकंड एग्जांपल देखने को मिलता है कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव नवाब ऑफ अवध को फोर्स कर देते हैं कि ब्रिटिश रेसिडेंट यानी ब्रिटिश के व्यक्तियों को रखेगा अपने कोर्ट में, ताकि कम्युनिकेशन हो सके बिटवीन द नवाब एंड कंपनी। नवाब साहब और कंपनी साहब के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? एक पर्सन होगा जो ब्रिटिश रेसिडेंट कहलाएगा, और वो नवाब के कोर्ट में रहेगा ये रेसिडेंट। इन 1787 लॉर्ड कॉर्नवालिस वो फोर्स कर दिए थे नवाब ऑफ कार्नेटिक को भी कि अपना जो फॉरेन रिलेशन है उसको मेरे हाथ में दे दो। मतलब अगर कार्नेटिक चाहे का क्या था, सबसे पहले कम्युनिकेशंस था, मान लो किसी फॉरेन कंट्री सपोज की जापान से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता था, बट अगर वो सब्सिडियरी अलायंस ले लेता है, मतलब ऐसा कुछ अरेंजमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस कर दिए थे कि जापान से वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता है, उसको ब्रिटिश का परमिशन लेना होगा डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए। वही 1798 में सर जॉन शोर ये थे गवर्नर जनरल, और ये कंपेल कर दिए थे नवाब ऑफ अवध को कि वो भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते किसी फॉरेन पावर से, और ना ही किसी को यूरोपियन को एम्प्लॉय कर सकते हैं अपने कोर्ट में बिना परमिशन के। कंपनी का परमिशन चाहिए होगा अगर आपको फॉरेन से कोई भी कम्युनिकेशन करना है या फिर किसी को यूरोपियन को नौकरी पे रखना है तो। अब देखते हैं सबको कंबाइन करके हाइलाइट्स ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, क्या क्या कंपोनेंट्स रहता है सब्सिडियरी अलायंस में। पहला ये था कि जो भी इंडियन स्टेट्स एक्सेप्ट करेगा ये अलायंस को, उसको अपना खुद का आर्मी को अबेंडन करना होगा, खत्म करना होगा, और उसके बदले एक पावरफुल इंग्लिश फोर्स को अपने कोर्ट में रखना होगा अंडर द कमांड ऑफ इंग्लिश ऑफिशियल्स। और उस इंग्लिश फोर्स का जो खर्चा है सारा वो वही इंडियन स्टेट्स बियर करेगा, ब्रिटिशर्स बियर नहीं करेंगे। सेकंड ये था कि अगर कोई स्टेट बहुत छोटा है तो उसको कैश में पे करना पड़ेगा मिलिट्री सब्सिडी के लिए, और अगर बहुत स्टेट बहुत बड़ा है तब उसको कुछ पार्ट ऑफ द टेरिटरी अपना स्टेट का सरेंडर करना पड़ेगा कंपनी को। तीसरा ये था कि जो इंग्लिश कंपनी है वो रेस्पॉन्सिबल था फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स। इंडियन स्टेट पे कोई खतरा है, मान लो मैसूर, इस पे कोई खतरा है, तो इसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी का, ठीक है, अगेंस्ट इंटरनल या फिर एक्सटर्नल एनिमी, ठीक है, दोनों किसके जिम्मा होगा? ब्रिटिश इंग्लिश कंपनी के जिम्मा होगा। वहीं चौथा नंबर ये बोलता है कि देयर शैल बी ए ब्रिटिश रेसिडेंट, एक ब्रिटिश व्यक्ति रहेगा कोर्ट में उस इंडियन स्टेट के जो एक्सेप्ट कर लिया सब्सिडियरी अलायंस, और वो एक्ट करेगा एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। और ये जो ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा ये कोई इंटरनल मैटर्स या इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं करेगा लोकल रूलर्स के। पांचवा ये था कि इंडियन स्टेट्स को एक्सपेक्टेड था कि वो कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रखेगा फॉरेन स्टेट से, अगर रखेगा भी तो दे नीड द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स इंक्लूडिंग इंडियन स्टेट्स। अगर यहाँ पे ये भी था कि फॉरेन छोड़ो, अगर मैसूर को कांटेक्ट करना है मराठा से तो ये भी नहीं कर सकते थे डायरेक्टली, इन्हें कंपनी का परमिशन चाहिए होगा या कंपनी के थ्रू ही कम्युनिकेट कर सकते थे। नेक्स्ट इज कि इंडियन स्टेट से एक्सपेक्टेड था कि वो अपना सारा फॉरेन रिलेशंस, मान लो जैसे मैसूर का फ्रेंच से था फॉरेन रिलेशन, वो सब जो है कंपनी के हाथ में छोड़ देगा, कंपनी डिसाइड करेगा किससे रखना है और किससे नहीं रखना है रिलेशन। कुछ इंडियन स्टेट जो है वो एम्प्लॉय करते थे यूरोपियन सर्विस को, जैसे मैसूर फ्रेंच वालों को एम्प्लॉय करते थे ट्रेनिंग देने के लिए आर्मी में। तो इन्होंने बोला कि अगर आप ये अलायंस एक्सेप्ट कर लिया जिन स्टेट्स ने, तो वो कोई भी यूरोपियन कंट्रीज के व्यक्ति को सर्विस में नहीं रख सकता है जब तक कंपनी उसको परमिशन ना दे दे। सो दिस वेयर सम कंपोनेंट्स ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। तो इससे क्या हुआ, जो लोग इसको साइन कर दिए उससे क्या हुआ, द इंडियन रूलर्स लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। अब तो इंडिपेंडेंस उन रूलर्स की चली गई, खुद की सिक्योरिटी खरीद के, और वो भी खुद ही पैसा देंगे उस चीज के लिए।
प्लस दे लॉस्ट मच ऑफ द रेवेन्यू, अपना रेवेन्यू भी खो दिए क्योंकि उन्हें ब्रिटिश ट्रूप्स के रहने का भी खर्चा उठाना था। ये जो अलायंस हुआ ये इंडियन रूलर को काफी कमजोर बना दिया था क्योंकि खुद की तो आर्मी थी नहीं, प्लस इररेस्पॉन्सिबल था। क्यों? क्योंकि अब मान लो कोई ब्रिटिशर्स जो है वहां पे वो डिमांड कर दिए तुम्हारा हाई टैक्सेस का, तो अब ये जो रूलर्स इनको मानना ही होगा उनका बात, और इसके लिए एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो गया। जो रूलर्स थे वो एक्सप्लॉइट करने लगे अपने सब्जेक्ट्स को, अपने जो व्यक्ति थे उस स्टेट के उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। और लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो गया था कि वो अपने रूलर को उखाड़ फेंके। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स उन रूलर्स के साथ थे और प्रोटेक्शन दे रहे थे एज पर सब्सिडियरी अलायंस। वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनिमीज के अगेंस्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तुम्हारे इंडियन रूलर्स को, इवन इफ दे आर ऑपरेसिव। देखते हैं कुछ स्टेट्स जो एक्सेप्ट किए थे ये सब्सिडियरी अलायंस को। सो सितंबर 1798 के और 1800 के बीच में निजाम ऑफ हैदराबाद, 1799 में मैसूर, अक्टूबर 1799 में तंजौर, नवंबर 1801 में अवध, दिसंबर 1801 में पेशवाज, दिसंबर 1803 में बरार, फरवरी 1804 में सिंधियाज ऑफ मराठा, 1818 में द राजपूत स्टेट्स, और फिर 1818 में ही होलकर्स ऑफ मराठा। क्वेश्चन आ सकता है आपको अरेंज करने में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, डायरेक्ट ईयर तो नहीं पूछेगा बट दे विल कैन आस्क टू अरेंज इट। नेक्स्ट जो पॉलिसी था ब्रिटिशर्स का उसको ये कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। So the policy of doctrine of lapse was most emphasized and was officially introduced by Lord Dalhousie। तो ये जो पॉलिसी था इस पर सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, और ऑफिशियली जिसने इसे इंट्रोड्यूस किया था वो थे लॉर्ड डलहाउसी। थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, देखते हैं कि जब मुगल पीरियड था, अकबर जब रूल कर रहा था मुगल्स में, जब वो इंश्योर कर लेता था कि राजपूत सबमिट कर चुके हैं उनके आगे, तो वो डिसाइड करते थे टू ग्रांट द राजपूत रूलर्स द स्टेट एज वतन जागीर। वो बोलते थे कि अब आपका जो स्टेट है वतन जागीर है, आप रूल कीजिए बट अंडर मुगल्स। उसके बाद ये डिक्लेयर करते थे कि मुगल्स वुड नॉट इंटरफेयर इनटू द इंटरनल मैटर्स। ये भी बोलते थे अकबर कि हम आपके इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं करेंगे राजपूत स्टेट्स में। उसी बीच मराठास में देखने को मिला कि जो पेशवा था वो अपना अथॉरिटी एसर्ट कर रहा था बाकी सब स्टेट्स पे जो कि मराठा में ही थे, जैसे कि सिंधियाज, होलकर्स, ये लोग के ऊपर। तो ये बोलते थे कि अगर किसी भी स्टेट को, सपोज ही इज पेशवा और कोई स्टेट है अगल बगल, सतारा, होलकर्स, इस तरह का बहुत सारा स्टेट है, तो अगर इन जो ये जो स्टेट्स हैं ये मान लो पेशवा के अंदर में आते हैं, तो इन स्टेट को अपना कोई रूलर घोषित करना है, तो उन्हें उस रूलर को लाना होगा पेशवा के पास, और पेशवा उसे एक टीका लगाएगा और उसे बोल देगा ठीक है कि हम इसे मान्यता देते हैं रूल करने के लिए। तो हिस्टोरिकली भी ये सिस्टम था, बट वो जो टर्म कॉइन किया गया था दैट वाज बाय लॉर्ड डलहौसी। 1834 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक थे तुम्हारा यहाँ के गवर्नर जनरल भारत के, तो द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे इंग्लैंड में बैठे हुए, वो इंस्ट्रक्ट किए थे कि इंडियन स्टेट्स जो कि अपना नेचुरल सक्सेसर खो चुके हैं, सपोज ये एक स्टेट है, इसका ए रूलर है बट इसका कोई बेटा नहीं है, तो जब ये ए मर जाएगा तो कोई नेचुरल सक्सेसर होगा नहीं इस एरिया का। तो जब ये स्टेट नेचुरल सक्सेसर खो चुका है, तब इस स्टेट के लोगों को आना पड़ेगा गवर्नर जनरल के पास परमिशन लेने के लिए कि अगर इस व्यक्ति का कोई एडॉप्टेड सन है तो उसको सक्सेशन देने का, उसको ये गद्दी देने का, उसके लिए परमिशन चाहिए होगा किसका? गवर्नर जनरल का। और गवर्नर जनरल इस सक्सेशन को रिफ्यूज नहीं कर सकता था, लेकिन जब वो ग्रांट करेगा सक्सेशन गवर्नर जनरल इस एडॉप्टेड सन को, तो ये नहीं दिखलाना चाहिए उसको कि जो ये इंडियन स्टेट्स का राइट है कि उसे ये परमिशन दिया गया, बल्कि गवर्नर जनरल को ये दर्शाना होगा इन स्टेट्स को कि ये जो है ये एक फेवर है, ये एक स्पेशल फेवर है बाय द
कंपनी टू द इंडियन स्टेट्स, मेहरबानी कर दिया ब्रिटिशर्स ने इंडियन स्टेट्स के ऊपर, ऐसा दर्शाना है। फ्रॉम 1841 में onwards the company decided to adopt a general policy of expansion in India. So 1841 से एक expansionist policy की शुरुआत होती है। That in case a state did not have a natural year, अगर कोई स्टेट के पास वही नेचुरल ईयर नहीं है और या फिर रूलर जो है वो नालायक इनकॉम्पिटेंट है, तब वो टेरिटरी क्या होगा के ऊपर अधिकार हो जाएगा इंग्लिश कंपनी का। सपोज दिस इज ए स्टेट ए और इसका कोई नेचुरल ईयर नहीं। 1841 में एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी आता है जिसके तहत अब इस स्टेट को एनेक्स यानी अपने अधीन करने का अधिकार जो है वो इंग्लिश कंपनी के पास है, यानी ये जो स्टेट है ये इंग्लिश कंपनी का हो जाएगा। सो ये सब्सिडियरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स आने से पहले भी कुछ एनेक्सेशंस कर चुकी थी ब्रिटिश इन 1834, लाइक कोलबा, मांडवी, सूरत, ये सब ऑलरेडी ब्रिटिश टेरिटरी के अधीन हो चुका था। जब लॉर्ड डलहौजी अराइव करते हैं इंडिया में, उनका बिलीव ये था कि वो एक पोजीशन ले लेते हैं कि अगर कंपनी ग्रांट कर सकती है राइट टू एडॉप्टेड सक्सेशन, कि कंपनी को मना तो नहीं कर रही थी पहले, वो सिर्फ एडॉप्टेड सक्सेशन को ग्रांट कर रही थी सबको दिखा के कि हाँ हम फेवर कर रहे हैं टू डिपेंडेंट स्टेट्स, तो बोलते तो हम लोग क्यों नहीं, हमारे पास है पावर टू डिनाई सक्सेशन राइट्स, अगर हमारे पास पावर है कि हम सक्सेशन को ग्रांट कर सके तो हमारे पास ये भी पावर होना चाहिए कि हम उससे ग्रांट नहीं दें, ऐसा होना चाहिए। सो डलहौजी डिवाइज्ड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को डिवाइज्ड करते हैं, अकॉर्डिंग टू विच अगर कोई इंडियन स्टेट जो है वो नेचुरल ईयर खो देती है, सो इट वुड बी लूजिंग इट्स राइट टू रूल, मतलब अब वो राज्य पे राजा हो जाएगा, कोई राज्य नहीं होगा और स्टेट जो है ऑटोमेटिकली जो है कंपनी के टेरिटरी में शामिल हो जाएगा। सो ये जो पॉलिसी डिवाइस किया गया बाय डलहौजी, तो इस पॉलिसी के अगर देखा जाए तो डलहौजी जो इंडियन स्टेट्स को डिवाइड कर दिए थे 3 कैटेगरीज में। तो फर्स्ट कैटेगरी स्टेट में उन्होंने ये बात कहा कि ये जो स्टेट्स है जो फर्स्ट कैटेगरी में लाइक करेंगे, ये वो स्टेट होंगे जो कि कभी भी किसी फॉरेन या किसी के अंदर कभी नहीं रहे, यानी कभी डिपेंडेंट नहीं रहे कंपनी के ऊपर, जैसे कि मुगल्स और मराठास कभी डिपेंडेंट नहीं हुए थे अभी तक तुम्हारा ब्रिटिशर्स के ऊपर, तो वो फर्स्ट कैटेगरी स्टेट में आएंगे। सो अपॉन दीज स्टेट्स, तो इन स्टेटों के ऊपर ब्रिटिश का कोई राइट नहीं होगा कि वो इंटरफेयर करे इनका इंटरनल अफेयर्स। वहीं सेकेंड कैटेगरी स्टेट होता है, इसमें उन स्टेट को रखा जाता है जो कि सबऑर्डिनेट थे किसके, कंपनी के या फिर डिपेंडेंट है कंपनी के ऊपर, जैसे कि अवध, हैदराबाद, ग्वालियर। फिर थर्ड कैटेगरी स्टेट में उन स्टेट को रखा जाता है जो कि क्रिएट किए गए थे बाय द ब्रिटिशर्स खुद, या फिर जो डूब चुके थे और उनको रिवाइव किया जाता है कंपनी के द्वारा, जैसे कि मैसूर, सतारा, झांसी, उदयपुर एक्सेट्रा। तो जो सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी स्टेट है, ये वो स्टेट है जिस पर ब्रिटिश ने कहा कि इस पे हमारा अधिकार है कि हम इसको इंटरफेयर करें, यहाँ का जो भी चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन उसको रेगुलेट करें अफेयर्स को, और स्पेशली सक्सेशन के ऊपर जो है राइट किसका होगा, वो ब्रिटिशर्स का ही होगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अधीन कुछ स्टेट्स जो एनेक्स कर लिए गए थे, जैसे 1848 में सतारा, 1854 में झांसी, 1854 में नागपुर और 1856 में अवध बाय लॉर्ड डलहौजी। सो ये कुछ पॉलिसीज। वहीं तुम्हारा 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया चल रहा था, वो जीत रहे थे तुम्हारा टेरिटरीज, सबको हरा रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, तो उस समय भारत का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन था ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, वो देखते हैं क्या कंडीशन में भारत था उस समय। सो 18th सेंचुरी इंडिया में इंडिया कोई भी प्रोग्रेस नहीं करता इकोनॉमिकली, सोशियली या फिर कल्चरली, एक पेस जो होना चाहिए उस पर। सो इंडिया में क्या हुआ, बहुत डिफरेंसेस हो गए, देयर वाज ए कॉन्ट्रास्ट। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बहुत ही गरीब थे, एक्सट्रीम पॉवर्टी, और कुछ लोग बहुत ही अमीर थे, लग्जरी में रह रहे थे। तो अमीरी और गरीबी दोनों साइड बाय साइड दिख रहा था भारत में।
एग्रीकल्चर को देखते हैं, तो एग्रीकल्चर जो था वो टेक्निकली बैकवर्ड था। एग्रीकल्चर वॉज टेक्निकली बैकवर्ड। पीजेंट्स को बहुत हार्ड वर्क करना होता था ताकि बाकी लोग जो सोसाइटी में रह रहे हैं उनका जो नीड है खाने का वो फुलफिल हो जाए, लेकिन बदले में इन किसानों को क्या मिलता था? बहुत ही इनएडिक्वेट पैसे, कुछ खास इन्हें मिलता नहीं था। बट दे वर फोर्स्ड टू पे अमाउंट्स द स्टेट एंड प्लस उनके ऊपर जो अत्याचारी टैक्स वगैरह है उसके लिए भी फोर्स किया जाता था पे करने के लिए, और इस तरह उनका जो कंडीशन है और भी खराब हो गया था ब्रिटिश रूल के अंदर। ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इंडिया जो था हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट था और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी सेल्फ सफिशिएंट था। इंडिया कुछ ज्यादा इंपोर्ट नहीं करता था फॉरेन गुड्स को। ऑन दी अदर हैंड उसका जो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स था उसका बहुत ज्यादा डिमांड था तुम्हारा फॉरेन मार्केट्स में। इससे क्या हुआ, भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा हो गया था इंपोर्ट से। जो ट्रेड था उसको बैलेंस करना पड़ता था इंडिया को गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट करके, और इंडिया को उस समय जाना जाता था एज ए सिंक ऑफ प्रीशियस मेटल्स। So this was trade and industry. Now let's move further to education. So जो एजुकेशन इम्पार्टेड हो रहा था तुम्हारा 18th सेंचुरी में, जो दिया जा रहा था एजुकेशन भारत में, ये काफी ट्रेडिशनल अप्रोच था। और जो वेस्ट में जो तरीका था तुम्हारा एजुकेशन एंड ऑल का, उसके कंपैरिजन में कोई मैच ही नहीं था भारत का। भारत बहुत पीछे था, ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन था। सो इंडिया में जो नॉलेज दिया जा रहा था वो कॉन्फाइंड था क्या? लिटरेचर, लॉ, रिलीजन, फिलोसॉफी, ये सब के ऊपर दिया जा रहा था। इनफैक्ट कि अगर कोई लॉजिक, नेचुरल साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी का बात करे तो उसे एक्सक्लूड कर दिया गया था, स्टडी से उसे एनकरेज नहीं किया जाता था। अगर किसी के पास ओरिजिनल थॉट होता था तो उसे भी डिस्करेज किया जाता था भारत में। तो एलिमेंट्री एजुकेशन का बात किया जाए तो ये काफी वाइड स्प्रेड था दोनों में, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। स्कूल्स को बोला जाता था पाठशाला या फिर मकतब्स बोला जाता था। तो स्टडी जो है था दैट वाज कन्फाइंड टू रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, रीड राइट करना या फिर मैथ बनाना है, यहाँ तक कन्फाइंड था भारत का एलिमेंट्री एजुकेशन। वहीं जो लोअर कास्ट के बच्चे थे वो कभी कभी स्कूल आते थे, और फीमेल का प्रेजेंस बहुत ही रेयर था एलिमेंट्री स्कूल्स में। जो हायर एजुकेशन है उसे भी दिया जाता था चौपाटीज या फिर टोल्स में। चौपाटीज या टोल्स बोला जाता था बिहार और बंगाल वाला इलाका में हायर एजुकेशन जैसे कि कॉलेजेस है। तो कुछ फेमस सेंटर्स थे संस्कृत एजुकेशन का, जैसे संस्कृत सीखने के लिए काशी, मिथिला, नाडिया, उत्कल, ये सब प्लेसेस काफी फेमस थे। उत्कल इज इन उड़ीसा। मदरसास जो थे वो भी तुम्हारा इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग थे, यहाँ पे पर्शियन एंड अरेबिक सिखाया जाता था। तो पर्शियन लैंग्वेज जो था वो कोर्ट लैंग्वेज का, कोर्ट का लैंग्वेज क्या था? पर्शियन, राजा महाराजाओं का ऑफिशियल लैंग्वेज वाज पर्शियन। इसलिए पर्शियन जो लैंग्वेज था दैट वाज स्टडीड बाय बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। एक जगह है अजीमाबाद पटना में, ये बहुत ही फेमस सेंटर था पर्शियन एजुकेशन के लिए। so this was all about education. Let's move further and see सोसाइटी कैसा था इस वक्त में। जो 18th सेंचुरी इंडिया था दैट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय कास्ट। यहाँ पे कास्टिज्म फैल चुका था, रिलीजन, ट्राइब, लैंग्वेज, ये सब उभर के आ गए थे। और फैमिली का जो सिस्टम था वो पैट्रियार्कल था, मेल डोमिनेटेड था। और कास्टिज्म जो है वो सेंट्रल था हिंदू सोशल लाइफ, हर चीज कास्टिज्म पे ही बेस्ड होता था, चाहे वो मैरिजेस हो चाहे या फिर कुछ हो, डिस्क्रिमिनेशन भी आ गया था। चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन कि कौन क्या काम करेगा दैट वाज डिटरमाइंड बाय कास्ट। कोई पर्टिकुलर का कास्ट का है तो वही ऐसा ही कुछ ऑक्यूपेशन करेगा, विथ लार्ज एक्सेप्शंस, कुछ कुछ थे। अब जो पंचायत होती थी गांव में, वो लोग कास्ट नॉर्म्स की नहीं, शादी होगा तो एक पर्टिकुलर कास्ट में ही होगा, ऐसे नॉर्म्स, गलत नॉर्म्स को रेगुलेट किया करती थी। अगर कोई गांव में कोई शादी करना चाहता दूसरे कास्ट में तो पंचायत बुलाया जाता था और पनिशमेंट दिया जाता था, जो कि काफी गलत हो रहा था सोसाइटी में। अब जो इस्लाम है वो सोशल इक्वालिटी
इंजॉय करते थे। ऐसा नहीं था कि इस्लाम या मुस्लिम्स को नीचे देखा जाता था, इस्लाम को भी एज ए इक्वल देखा जाता था। बट ऐसा नहीं था कि जैसे हिंदू में डिवाइडेड थे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड ऑल, तो मुस्लिम्स भी यहाँ पे भी डिवाइडेड थे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, ट्राइब एंड स्टेटस। और इसके कारण क्या हुआ, शिया और सुन्नी जो हमेशा लड़ते रहे और हमेशा अलग ही रहे। इवन जो नोबल्स जैसे तुरानियन, ईरानियन, अफगानी नोबल, सब तो इस्लाम के ही धर्म के ही फॉलोअर थे, लेकिन हमेशा लड़ते रहते थे और अलग थलग रहते थे। एक थे शरीफ मुस्लिम्स। शरीफ मुस्लिम्स उनको बोला जाता था जैसे कि नोबल्स, स्कॉलर्स, प्रीस्ट, आर्मी ऑफिसर जो कि हाई ऑफिशियल्स थे, उनको शरीफ बोला जाता था। तो ये जो शरीफ मुस्लिम्स थे, ये बहुत गिरे हुए नजर से देखते थे अजफ मुस्लिम्स को। अजफ मुस्लिम्स वो थे जो कि लोअर कास्ट मुस्लिम्स होते थे। इस वक्त रिलीजियस कन्वर्जन्स भी हुआ करते थे। सो द कास्ट डिवीजन प्रूव टू बी मेजर डिवाइसिव। ये जो कास्ट डिवीजन हो गया था हिंदूज में और मुस्लिम से, तो इसी का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने और ये डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी से भारत पे राज किया था और एलिमेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, देश को तोड़ने वाला काम होता था 18th सेंचुरी इंडिया में, दोनों को लड़वा। फैमिली सिस्टम जैसे मैंने बताया कि पैट्रियार्कल था। जो वुमेन का कंडीशन था वो कुछ अच्छा नहीं था। इस वक्त वुमेन का खुद का जो इंडिविजुअलिटी था वो बहुत ही कम था। मतलब वुमेन का कुछ अपना नहीं था। यहाँ पे जो होता था मेल कंट्रोल होता था कि उसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना, दैट वाज ऑल कंट्रोल्ड बाय मेल। जो अपर क्लास की वुमेन्स थी वो घर पे रहती थी। वहीं लोअर क्लास की वुमेन में देखा गया कि वो खेत में जाके काम किया करती थी और फैमिली इनकम में सपोर्ट किया करती थी। अब कुछ ट्रेडिशंस जैसे कि पर्दा सिस्टम, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, तो ये सब क्या करता था, वुमेन का प्रोग्रेस को और कमजोर करता था और रोकता था, आगे नहीं बढ़ने देता। वहीं जो एविल था ऑफ डाउरी सिस्टम, ये काफी वाइड स्प्रेड था। सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड जो डाउरी सिस्टम था वो बंगाल के इलाका में और स्पेशली राजपूताना में था ये डाउरी सिस्टम। वहीं अगर कोई विडो है, हिंदू विडो है, तो उसका तो हाल काफी मिजरेबल होता था। कुछ लोगों ने एफर्ट लिया कि इनका हाल ठीक किया जाए, इनका कंडीशन ठीक किया जाए, जैसे कि राजा सवाई जय सिंह, अम्बेर के, कुछ एक मराठा जनरल थे परशुराम भाई, ये लोग ट्राई किए कि प्रमोट करना कि विडो का री मैरिज कराया जाए, फिर से मैरिज किया जाए, बट सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया एंड दे फेल्ड। कुछ यूरोपियन ट्रैवलर्स थे 17th सेंचुरी में, स्टेट्स ये बोलते हैं कि दैट देयर वाज वाइड स्प्रेड ऑफ प्रेवलेंस ऑफ स्लेव्स इन इंडिया। ये लोग लिखते हैं कि भारत में 17th सेंचुरी में बहुत ज्यादा स्लेवरी था। ये लोग लिखते हैं कि कुछ पीपल कंपेल कर देते थे अपने स्लेव्स को कि वो अपने ऑफ स्प्रिंग्स, अपना बेटा बेटी को भी बेच दे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, सपोज किसी ने स्लेव ने पैसा लिया है और वो चुका नहीं पा रहा है, तो मालिक बोलेगा कि चलो अपना बेटा को भी गिरवी रख दो और वो जिंदगी भर उसका काम करेगा। जैसे कि ये हायर क्लास ऑफ राजपूत, खत्रीज, कायस्थ, ये लोग क्या करते थे, वीमेन स्लेव रखते थे घर पे डोमेस्टिक वर्क के लिए, और ऐसा कुछ प्रैक्टिस हुआ करता था। लेकिन स्टेटस जो स्लेव का था, जो स्लेव का कंडीशन था भारत में, वो काफी अच्छा था देन इन यूरोप। यूरोप में उन्हें कपड़ा नहीं दिया जाता था, बेल्ट से रोज मारा जाता था, ऐसा कुछ कंडीशन था। बट इंडिया में ऐसा नहीं था, उनका कंडीशन काफी अच्छा था। सो द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ स्लेव, जो स्लेव्स के ऑफ स्प्रिंग्स होते थे भारत में, वो फ्री सिटीजन्स कंसिडर किए जाते थे। मतलब अगर आपके घर में कोई नौकर या नौकरानी काम कर रही है तो उसका बेटा बेटी जो होगा वो फ्री होगा। वो फ्री है कि वो कहीं भी काम करे या फिर आपके यहाँ काम नहीं करे। बट यूरोप में ऐसा नहीं होता था। एक बार आप किसी के स्लेव बन गए तो फिर आपके ऑफस्प्रिंग्स भी उसी घर के स्लेव रहेंगे। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हुआ, इससे स्लेवरी जो इंडिया में है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। यूरोपियंस जो अपना ट्रेडिशनल ला रहे थे, ट्रेडिशंस यूरोप से, कि स्लेव का ऑफस्प्रिंग्स भी आपका स्लेव होगा और उनको मारना है, पीटना है, ये सब जो है ये सब भी यूरोपियंस के आने से ही हुआ। और इंडिया में जो स्लेव ट्रेड था, नौकर नौकरानी का बेचना वाला कंडीशन, ये सब क्या हुआ, आगे बढ़ने लगा। यूरोप में क्या होता था, स्लेव्स मार्केट होते थे कि नौकर नौकरानी वहां बिकते थे, तो वैसा कुछ ये लोग भारत में भी लेते आए थे और भारत में ये प्रमोट हो रहा था यूरोपियंस के आने से। नेक्स्ट इज आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर में देखते हैं ईव ऑफ कॉन्क्वेस्ट में। इस वक्त 17th एंड 18th सेंचुरी में आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर कैसा था भारत में।
मुगल्स का तो डिक्लाइन हो रहा था इस समय, हम सबको पता है। तो जो टैलेंटेड पीपल लोग थे वो कहाँ जाएंगे? तो मुगल के वीक होने से हमें पता है कि छोटे छोटे स्टेट्स काफी बन गए थे, जैसे कि हैदराबाद हुआ, लखनऊ, अवध हुआ, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेट्स बन गए थे। तो ये लोग जो टैलेंटेड लोग थे, ये लोग क्या किसके अंदर चले गए? पैट्रोनेज अंडर, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, पटना, कश्मीर, ये सब स्टेट्स पे चले गए। एक व्यक्ति थे असफउद्दौला, इन्होंने बनवाया था बड़ा इमामबाड़ा 1784 में लखनऊ में। 18th सेंचुरी में देखने को मिला कि सवाई जयसिंह जो थे राजा, वो बिल्ड करते हैं पिंक सिटी ऑफ जयपुर, प्लस 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सेंटर भी बनाते हैं दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में। तो जो सवाई जयसिंह थे, इन्होंने एक टाइम टेबल भी प्रिपेयर किया था जिसे कहा जाता था जिज मोहम्मद शाही, ताकि पीपल जो है वो एस्ट्रोनॉमी को सीख सके और पढ़ सके। केरला में देखा गया एक पद्मनाभम पैलेस बनाया गया था, और ये फेमस है फॉर इट्स आर्किटेक्चर, का जो आर्किटेक्चर है, प्लस मुराल पेंटिंग्स। मुराल पेंटिंग्स वो पेंटिंग्स होता है जो कि लाइफ साइज पेंटिंग्स होता है, जैसे कि आप 6 फीट के हैं तो पेंटिंग में भी आप 6 फीट के ही दिखेंगे। तो ऐसा कुछ कंस्ट्रक्ट किया गया था। वहीं द पेंटिंग्स ऑफ द राजपूताना और कांगड़ा स्कूल का जो पेंटिंग था वो काफी फेमस था, काफी प्रोमिनेंट था पेंटिंग सेक्टर। 18th सेंचुरी में जो पीरियड था वो उर्दू पोएट्स का पीरियड था। कुछ फेमस उर्दू पोएट्स इस समय हुए, जैसे कि मीर सौदा, नाजिर, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब एक्चुअली 19th सेंचुरी में। वहीं साउथ इंडिया में मलयालम लिटरेचर जो है अंडर ट्रावनकोर रूलर्स काफी प्रोलिफरेट कर रहा था। एक थे कंचन नाम्बियार, वो काफी फेमस मलयालम पोएट है। बात किया जाए तमिल लैंग्वेज का, तो तमिल लैंग्वेज वाज आल्सो एनरिच्ड बाय सितार पोएट्री नामक पोएट्री होता था, जिससे वो काफी एनरिच होता था। तयुमनावर, ये एक सितार पोएट्री है, कविता है, और इसके जो कंपोनेंट्स है वो प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट टेम्पल रूल, मंदिर के जो रूल कर रहे थे सब जगह पंडित एंड ऑल, उसके अगेंस्ट, प्लस जो कास्ट सिस्टम होता है इसको अपोज कर रही थी इस पोएट्री के कंपोनेंट्स। लिटरेचर में आगे देखा गया कुछ फेमस बुक्स, जैसे कि हीर रांझा, ये एक रोमांटिक एपिक है, पंजाबी लिटरेचर में लिखा गया है, बाय कंपोज्ड बाय रिटन बाय वारिश शाह। वहीं शाह अब्दुल लतीफ कंपोज किए थे रिसालो, जो कि एक पोयम है सिंधी लिटरेचर में। तो हम लोग कंक्लूड करेंगे ये देख के यहाँ पे कि जो लाइफ ऑफ इंडियन मासेस था 18th सेंचुरी में, मतलब जब ब्रिटिश आ रहे थे और कॉन्क्वेस्ट करना स्टार्ट किए थे और कर रहे थे, पूरी तरह नहीं कर पाए, तो बाय एंड लार्ज कंडीशन वाज बेटर इन 18th सेंचुरी। अगर हम कंपेयर किया जाए कि 100 साल बाद ब्रिटिश रूल के क्या कंडीशन था भारत का और इन सब चीज का। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करेंगे। नाउ वी विल मीट नेक्स्ट लेक्चर ऑन मंडे विद द रीजनल किंगडम्स। तो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट and be ready for the test on Sunday. Thank you.